नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। सुनिए सरकार में आज हम दो मुद्दों की बात कर रहे हैं और दोनों को एक कड़ी जोड़ रही है और वो है डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरे मापदंड। बुलंदशहर में दो साधुओं की हत्या और 12 घंटे तक टेलीविजन के एक पत्रकार की पुलिस द्वारा पूछताछ। ये दो मुद्दे आपके सामने हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा उस पत्रकार की जिसकी 12 घंटे तक पूछताछ चली। क्या आप जानते हैं, जैसे ही वो पत्रकार पूछताछ के बाद बाहर निकला तो मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा यह कहने लगा कि आज इस पत्रकार की बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी। उन्होंने इसे पुलिस की ज्यादती बताया। वो अपने पाठकों को, अपने दर्शकों को, अपने पढ़ने वालों को यह बताना भूल गए कि दरअसल मुद्दा क्या है। आपके सामने एफआईआर, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफआईआर में दरअसल लिखा क्या है। एफआईआर में उस पत्रकार के इस दावे का जिक्र किया गया है जो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इटली वाली सोनिया गांधी क्या चुप रहती? कांग्रेस पार्टी और रोम से आई हुई सोनिया गांधी चुप नहीं रहती अगर किसी पादरी की हत्या होती। आज वो चुप है, मन ही मन वो खुश है, क्योंकि साधु संतों को सड़कों पर मारा गया है। जहां पर उसकी सरकार है वो इसका इटली में रिपोर्ट भेजेगी। जहां मैंने एक सरकार बना ली है वहां पर मैंने हिंदू साधु संतों को मरवा दिया है, वहां से उसको वाहवाही मिलेगी। बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनो। यह पत्रकार यह दावा कर रहा है कि सोनिया गांधी ने ही दरअसल पालघर लिंचिंग्स करवाई हैं। क्या इस पत्रकार के पास इस बहुत बड़े दावे का प्रमाण है? क्योंकि यह बात तो भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं कही ना। और मुद्दा वो नहीं है, इस पत्रकार का एक इतिहास रहा है कि जिन लोगों ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से सवाल किए हैं, हर बार उन्हें बदनाम करना, उन्हें टारगेट करना, यह तक कहना कि बताइए दोस्तों ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए, इन्हें क्या चिन्हित ना किया जाए। और आज जो लोग इस झूठ पर इस पत्रकार के पक्ष में खड़े हैं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। गौरी लंकेश याद है कि नहीं आपको? इनमें से अधिकतर पत्रकार जो आंसू बहा रहे हैं आज इस पत्रकार की 12 घंटे पुलिस पूछताछ पर, गौरी लंकेश की जब हत्या हुई थी ये लोग खामोश थे। ये पॉकेट साइज दंगाबाज एंकर्स खामोश थे। इनका मुंह, उनकी जुबान कब खुली थी मैं आपको बताता हूं। इनकी जुबान तब खुली थी जब प्रेस क्लब में आयोजित समारोह में मंच पर कन्हैया कुमार आए थे। कन्हैया कुमार जो कि गौरी लंकेश के दोस्त थे। तब जाकर इन्होंने कहा कि यहां पर वामपंथियों का प्रवेश हो गया है, तमाम चीजों की बात होने लग गई। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त कश्मीर में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एंटी टेरर लॉ के अंतर्गत कम से कम 3 पत्रकार जेल में हैं। क्या उनके लिए इन लोगों के आंसू बह रहे हैं? नहीं बह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर यह सरफूरा जरगर है, प्रेग्नेंट है। सीएए के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था जामिया में, एक तरह से इन्होंने उसकी अगुवाई की थी। गर्भवती हैं और यह तिहाड़ जेल में इनको बंद कर दिया गया है कोरोना संकट के बीचों बीच। और वो भी किस मामले में? एंटी टेरर लॉ, इसी यूएपीए के अंतर्गत इन्हें बंद कर दिया गया है। क्या इन पत्रकारों ने कभी इनके लिए कभी आंसू बहाए हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से 2 साल पहले मैंने ये रिपोर्ट की थी, ऑपरेशन लाल जंगल, जहां मैं छत्तीसगढ़ गया था। छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार को इसलिए जेल में डाल दिया था एसआर कल्लूरी, जो उस वक्त आईजी थे बस्तर के, क्योंकि इन्होंने व्हाट्सएप पर एक जोक डाला था। व्हाट्सएप पर बीजेपी का आईटी सेल तो लगातार झूठ फैलाता है। इनसे जुड़ी संस्थाएं दंगे फैलाने वाले काम करते हैं, इन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। मगर छत्तीसगढ़ सरकार ने, रमन सिंह की छत्तीसगढ़ सरकार ने इस शख्स को जेल में डाल दिया था। 6 महीने से ज्यादा वक्त इस शख्स यानी कि संतोष यादव को एक बहुत ही कठोर नक्सल कानून के अंतर्गत, नक्सलों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने कानून के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया था और उसे वहां टॉर्चर किया गया था। मैं इन पत्रकारों से मिला था, इनके परिवारों से मिला था। इन पत्रकारों के लिए इनके जहन में कोई दर्द नहीं था। गौरी लंकेश मामले में भी इनका प्रवेश तब हुआ था जब कन्हैया मंच पर दिखाई दिए थे, और आज ये प्रेस की आजादी की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1 नहीं 2 नहीं आधे दर्जन से ज्यादा बार इन न्यूज चैनल्स के झूठ का पर्दाफाश किया है। आज ये लोग विचारों की अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं।
यकीनन विचारों की अभिव्यक्ति की बात होनी चाहिए। मगर आपको याद होगा, प्रमोद जायसवाल नाम के उस पत्रकार को इस खबर के मुताबिक इसे इसलिए टारगेट किया गया था क्योंकि उसने मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत जो गरीब बच्चों को नमक रोटी दी जा रही थी उस पर कहानी की थी, उसे इस तरह से टारगेट किया था। तब इनके जहन में कभी कोई आंसू नहीं आते। आज ये लोग इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि ये समझ गए हैं कि अब विपक्ष भी सक्रिय हो रहा है, विपक्ष की सरकारें भी सक्रिय हो रही हैं कि अगर आप अपने न्यूज चैनल्स में झूठ का प्रचार प्रसार करेंगे, दंगा फैलाने का प्रसार प्रसार करेंगे, तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। सीधी सी बात है। और मैं इनके दोहरे मापदंड की बात करता हूं। आपको याद होगा, इसी पत्रकार ने कहा था, सोनिया गांधी से सवाल किए थे पालघर लिंचिंग पे। बुलंदशहर से एक बहुत ही दुखद खबर सामने उभर कर आ रही है। 2 साधुओं की हत्या कर दी गई है। क्यों? क्योंकि एक नशेड़ी है जिसका नाम मुरारी है, इस एफआईआर के मुताबिक उसने उनसे चिमटा लिया था, बवाल हुआ और इस नशेड़ी ने उनकी हत्या कर दी। यह हुआ है योगी के उत्तर प्रदेश में। आज सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं से मुस्लिम एंगल सामने उभर कर आए। क्या इस पत्रकार की हिम्मत होगी इस घटना पे सवाल करने की कि उत्तर प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है, आखिर इन साधुओं की हत्या क्यों हुई और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब देंगे? बताइए ना। उस वक्त भी आपने उद्धव ठाकरे से सवाल नहीं किया था। आपने सवाल किससे किया था? आपने सोनिया गांधी से सवाल किया था। तो क्या यह सवाल आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे? आप नहीं करेंगे। तो मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूं कि शुक्र है कि बुलंदशहर में अब ये लोग किसी तरह से इसे कॉमनलाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पहली बात, वहां बीजेपी की सरकार है और जाहिर सी बात है वहां आप कैसे सांप्रदायिकरण करने की कोशिश करेंगे। मगर अगर वाकई वहां मुसलमान निकल आता, हत्यारा या हत्या का आरोपी, तो यकीनन इस खबर को किसी और किस्म का कवरेज मिलता। बेशक यह मामला अपराध का है, यह हेट क्राइम नहीं है। जैसे मैंने कहा, चिमटा उसने चोरी कर लिया था, तकरार हुआ। अब यह मुरारी की जगह कोई अफजल भी हो सकता था और उसका अर्थ यह नहीं कि यह हिंदू मुस्लिम का मामला है। अगर ऐसा होता तो अब चूंकि मुरारी है इसलिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल खामोश है। मगर इनके तौर मापदंड हम लगातार देखते रहे हैं। क्या कहना है बुलंदशहर के एसएसपी का, आइए आप खुद सुनिए। ये पडौना गांव जो अनूपशहर थाना क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर 2 बाबा एक मंदिर है जिसमें जगदीश शर्मा और शेर सिंह नाम के 2 बाबा रहते थे। और इसी मंदिर पर भी गांव का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम मुरारी उर्फ राजू है, जो आता जाता था, भुनेड़ी है, बहुत ज़्यादा भांग पीने का आदी रहा है। 2-3 दिन पहले बाबा का चिमटा इसके द्वारा गायब कर दिया गया था, जिसमें बाबा लोगों ने बुला करके इसके साथ डांट पिलाई थी। उस आधार पर कुछ बातें इसके दिमाग में रही होंगी, जिसके आधार पर इसके द्वारा आज सुबह किसी समय आकर के तलवार से इन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई। बाद में गांव के लोगों ने इसको गांव से बाहर तलवार लिए हुए जाते हुए देखा गया था। उस आधार पर इसकी तलाश की गई। गांव से 2 किलोमीटर दूर नशे की हालत में अर्धनग्न अवस्था में मिला है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर मैं मौजूद हूँ। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। फिलहाल ये अभियुक्त नशे की हालत में है और अर्धनग्न है, तो उससे पूछताछ का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के एमएलएज, खासकर उत्तर प्रदेश के एमएलएज, माहौल को सांप्रदायिकरण करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ये हैं सुरेश तिवारी, बीजेपी के एमएलए हैं, और उन्होंने ये आह्वान किया है कि मुस्लिम जो फल बेचते हैं उनसे आप फल सब्जियां ना खरीदें। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियां के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। ये उस पार्टी का नेता है जहां पर प्रधानमंत्री ने आज से कुछ दिनों पहले एक अपील की थी कि कोविड से जो भी प्रभावित होता है ना, वो उसका धर्म नहीं देखता, जाति नहीं देखता, उसका रंग नहीं देखता। इसलिए इस लड़ाई को हम एक साथ लड़ेंगे। मगर यह शख्स अपने प्रधानमंत्री की भी नहीं सुन रहा। मोहन भागवत ने क्या कहा था? उन्होंने तबलीगी जमात मामले का जिक्र करते हुए कहा था कि सिर्फ कुछ मुट्ठी भर तबलीगी जमात के लोगों को के चलते हम पूरे कौम को टारगेट नहीं कर सकते।
यह नसीहत न सिर्फ बीजेपी के लिए थी बल्कि मीडिया के लिए भी थी, क्योंकि आप जानते हैं देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है ना। सारा फोकस तबलीगी जमात पर है। मगर क्या ये जो सुरेश तिवारी एमएलए है ये मोहन भागवत जी की सुनेगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनेगा? इस छुटभैया नेता की हम क्या बात करें। संबित पात्रा, इन्होंने एक डिबेट में शिरकत की और उनका ये ट्वीट देखिए। झारखंड को लेकर एक चैनल में डिबेट हुई। दरअसल एक फल के ठेले के सामने लिखा हुआ था कि इस फल के ठेले को विश्व हिंदू परिषद ने स्वीकृति की मोहर लगाई है, हिंदू यहां से फल खरीद सकते हैं। संबित पात्रा क्या करते हैं, एक मुस्लिम होटल का तस्वीर लगाते हैं और ये दोनों तस्वीरें अपने ट्वीट में पेश करते हैं। संबित पात्रा ये भूल गए कि जहां विश्व हिंदू परिषद वाली फोटो की बात हो रही है, उस फोटो के जरिए यह बताया जा रहा है कि हिंदू सिर्फ यहां से फल खरीदें, मुसलमानों से फल ना खरीदें। और रही बात जिस मुस्लिम होटल का वो जिक्र कर रहे हैं, उस होटल में हिंदुओं के आने पर मनाही नहीं है और यह भी नहीं कहा गया है कि यहां सिर्फ मुसलमान खा सकते हैं। मगर आप देख रहे हैं, चाहे सुरेश तिवारी हो या संबित पात्रा जैसे लोग हैं, वो अपने ही प्रधानमंत्री और मोहन भागवत जी की भी नहीं सुनने को तैयार हैं। यह हकीकत है आपके सामने, जो अपने आप में कितनी दुखद बात है। तुमने पूरे कोरोना संकट के दौरान अपने न्यूज चैनल्स में डिबेट्स चलाई तबलीगी जमात पर, मगर आज जब तबलीगी जमात के ये कार्यकर्ता ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, तब आपने इनकी हौसला अफजाई नहीं की, क्योंकि आपने उनके खिलाफ जहर उगला। कई ऐसी खबरें उभर कर आईं जिसमें यह पता चला कि तबलीग की जमात को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है वो झूठी थी और यह झूठ किसी और ने नहीं, मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स ने फैलाया। चाहे ANI हो, जी न्यूज हो, न्यूज 18 हो, न्यूज 24 हो, सबकी खबर को गलत बयानी करके बताया किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने। आज जब तबलीगी जमात के ये लोग ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कल यही ब्लड प्लाज्मा कोरोना वायरस के इलाज में काम आए, तो तबलीगी जमात के इन कार्यकर्ताओं की तो हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए ना। ये न्यूज चैनल अब नहीं करेंगे ये सब, क्योंकि इनका एजेंडा पूरा हो चुका है। इनके जो सियासी मास्टर्स हैं उनका भी एजेंडा पूरा हो गया है। तबलीगी जमात को बदनाम करो, उनके बहाने मुसलमानों को बदनाम करो, हिंदू मुस्लिम कर डालो, मुद्दों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। बुनियादी मुद्दे कोरोना संकट के अंतर्गत हमें अपनी सरकार से सवाल करना चाहिए। इस मुद्दे की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है ना। सभी लोग मुसलमानों को गाली देकर खुश हैं। तो आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या जो आपने प्रोपेगेंडा फैलाया आपको यह भी नहीं करना चाहिए था? एक और खबर आपके सामने जो मैं आपको स्क्रीन पे बताना चाहता हूं दोस्तों। यह न्यूज चैनल ये बता रहा है, एक साथ 60 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने से कानपुर में मचा हड़कंप। ऐसे आए थे संपर्क में। कानपुर के 3 मदरसों में 60 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। अब मैं चाहता हूं कि आप इस चिकित्सा अधिकारी, कानपुर के चिकित्सा अधिकारी की बात सुने। वो इस खबर का सीधे तौर पर खंडन कर रहा है, सुनिए। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर बताना चाहता हूं कि मीडिया में कोई एक ऐसी खबर चल रही है कि 53 बच्चे पॉजिटिव आए मदरसे में, तो उस संबंध में क्लियर करना चाहूंगा। आज कोई भी मदरसा से बच्चा पॉजिटिव नहीं आया है। पूरे में जो कुल बच्चे निकले होंगे शायद उनको जोड़ करके ये खबर चल रही है, जो कि पुराने ही बच्चे हैं। एक साथ इतने सारे पॉजिटिव हुए, इससे बवाल मचता है। आप एक गलत किस्म की जानकारी दे रहे हैं। मुद्दा यह नहीं था। पिछले 1-2 हफ्ते में मामले धीरे धीरे करके बढ़ते हुए आ रहे थे, मगर मैं कुछ और कह रहा हूं। जैसे ही ये लोग मदरसा देखते हैं, तमाम न्यूज चैनल्स कूद पड़ते हैं। मेरा प्रश्न आपसे है कि आप थोड़ा थम कर, रुक कर खबर की पड़ताल क्यों नहीं कर सकते हैं? एक बड़े न्यूज चैनल ने मदरसों पर स्टिंग ऑपरेशन कर डाला कि देखिए किस तरह से इतनी बड़ी तादाद में बच्चे वहां फंसे हुए हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने बाद में दिल्ली पुलिस से बात की और यह रिपोर्ट जो आपकी स्क्रीन पर है बनाई। न्यूज लॉन्ड्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि अधिकतर बातें जो उस स्टिंग ऑपरेशन में कही गई थी वो गलत बयानी थी, इसके अलावा कुछ नहीं थी। मगर मैंने कुछ और सवाल किए थे उस वक्त भी। मैंने सवाल आपसे किए थे कि क्या इस न्यूज चैनल को यह नहीं पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने तो सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया था ना,
गरीब सड़कों पर निकल पड़े थे। तो ये जो मदरसे के बच्चे हैं वो किस तरह से सड़कों पर निकलते? 30 लोगों की मौत हो गई थी सड़कों पर चलते चलते। एक 12 साल की बच्ची अपने घर पहुंचने से 50 किलोमीटर पहले मर गई थी। तो क्या वो चाहते थे, ये जो 100-200 मदरसे के बच्चे थे, क्या वो भी पैदल अपने घरों जाते? आजमगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, जहां से भी थे। और फिर अगर इन्हें हो जाता कुछ तो उनके साथ जो बुरा होता, ये किसके माथे होता? इसलिए बहुत जरूरी है कि आप संयम बरतें। आज के सुनिए सरकार में हम सिर्फ आपका ध्यान खींच रहे थे उस दोहरे मापदंड की ओर जो हमारे समाज में, हमारी राजनीतिक पार्टियों में और हमारे मीडिया में मौजूद है घटनाओं को लेकर। अगर कोई घटना किसी बीजेपी शासित प्रदेश में होती है तो सन्न चुप्पी छा जाती है, मगर जैसे ही किसी विपक्षी राज्य में होती है सभी मुद्दे को उठा देते हैं। और उसी तरह से राजनीतिक पार्टियां क्या कहूंगा, सीधे बोलूंगा बीजेपी, जो हर मुद्दे में हिंदू मुस्लिम तलाश करने की कोशिश करती है, वो भी एक ऐसे वक्त जब देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है। ये लोग ना अपने प्रधानमंत्री के सुनते हैं, ना अपने सबसे बड़े आइडियोलॉग यानी मोहन भागवत की सुनते हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ नूरा कुश्ती है? हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने की कुछ और। मेरी बात पर गौर कीजिएगा। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।